Hi guys, this is Keshav and welcome to our second podcast. लास्ट हमने राहुल जी के साथ बात करी थी बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो आज इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। तो इट विल बी अ थ्रू आउट डिस्कशन ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग, क्या कॉर्पस होना चाहिए, फायर नंबर की आजकल काफी डिस्कशन हो रही है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वाया म्यूचुअल फंड्स आप किस तरीके के पोर्टफोलियोज बना सकते हैं फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग, ये इन डेप्थ डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस टाइमली वीडियोस के रूप में पहुंचते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और राहुल जी के पास चलते हैं। कैसे हैं राहुल जी? मैं एकदम अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? तो लास्ट वाला हमारा पॉडकास्ट काफी अच्छा रिस्पांस था कंसीडरिंग द फैमिली ऑफ लाइक 500-600 सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद दिस इज आवर सेकंड पॉडकास्ट और काफी ज्यादा लोग अभी हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं। तो टुडेज पॉइंट विल बी ऑन लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग थ्रू आउट, और लाइक किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, क्या नंबर्स होने चाहिए, और इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए सोच के रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बेसिकली आपने देखा होगा, काफी बार हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, हमने देखा। तो फायर नंबर को काफी ज्यादा, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा हो रही है। तो बेसिकली थोड़ा सा आप इसमें बताएं कि व्हाट इज फायर नंबर, है क्या, उसका बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है। एक वो इंसान जो हमें देख रहा है 30 ईयर ओल्ड या 40 ईयर ओल्ड, और आने वाले उसको 10-20-25 साल की प्लानिंग करके चलनी है, तो फायर नंबर को किस तरीके से वो समझ सकता है? कूल। सो फायर का जो फुल फॉर्म है वो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, which means so earlier there used to be a concept of retirement, which means कि after a particular age the person will not work and will be राइट। retired. And the idea used to be that by that age we should be able to have a corpus or have some sort of assets wherein हमारा जो खर्चा है वो उन एसेट्स के कैश फ्लो से चल जाए। ये बहुत ही बेसिक चीज होती थी। पुराने जमाने में पेंशन का कॉन्सेप्ट होता था सरकारी जॉब्स में कि अगर आप 60 साल तक काम करेंगे, या उस टाइम पे शायद आई थिंक 58 यूज्ड टू बी द रिटायरमेंट एज, currently it's करेक्ट। 60. So beyond your retirement, your company will keep paying you pension in some form so that your livelihood is continued. Now, धीरे धीरे the concept of retirement kept on changing, and people realized that there is a possibility wherein we can achieve that state of financial independence or retirement early in our life. तो तब ये वाला टर्म आने लगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। ऑल्दो मेरे हिसाब से हमें इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग देखना चाहिए, बिकॉज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रिटायरमेंट से कोई ख़ास लेना-देना नहीं है। एंड एट दिस यंग एज रिटायरमेंट का जो मीनिंग है वो काफ़ी अलग हो गया है। So I'll try to explain this from my experience, wherein I have worked with a few clients and have seen them going through this whole journey of retirement. So पहले रिटायरमेंट का मतलब ये होता था कि हम लोग अब रिटायर हो गए हैं, अब हम लोग काम नहीं करेंगे, अब हम लोग घर बैठेंगे, एन्जॉय करेंगे, चिल करेंगे, ट्रैवल करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एंड देन वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम समवेयर, बी इट पेंशन और बी इट हमने जो पैसा जमा कर रखा है उसका कुछ इंटरेस्ट आएगा, या अगर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो है तो उसका डिविडेंड आएगा। हमारा खर्चा उस पैसे से चलेगा। आज की डेट में रिटायरमेंट का मतलब ये है कि यू में not need to reach a certain age to live that retired life. Point number one. Point number two, if you are retired, it does not mean that you will not work at all, right? So आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर कैडर के जो लोग होते हैं, जब वो ऑफिशियली रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ वो काम करते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ कंसल्टिंग, या किसी सीनियर बोर्ड, कोई सीनियर बोर्ड मेंबर बन जाना, या स्टार्टअप्स को हेल्प करना, और ट्राई टू परस्यू their passion or their hobby or something like that, and they keep on making some sort of money here and there. The idea is that रिटायर होने के बाद वो लोग फुल फ्लेजेड काम नहीं करते, रोज काम नहीं करते। देर इज नो कंपल्शन दैट वील हैव टू वर्क। वी विल वर्क इफ वी वांट टू, and we will work on things that we like. So this is the modern meaning of being retired, is usually.
नाउ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने बोला कि इसका रिटायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आप 35 की एज में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हो, और एंड यू आर स्टिल नॉट रिटायर्ड, यू आर स्टिल वर्किंग, राइट? इट्स योर वर्किंग एज 35 ईयर का बंदा जो है वो रिटायर होने के बारे में, काम ना करने के बारे में यूजुअली नहीं सोचता, because that is usually the age wherein you have finally found your niche, you have a certain set of skill set wherein you can leverage that and make a really handsome amount of money. So financial independence को, retirement को हमें अलग अलग देखना चाहिए. Retirement का modern meaning is not just that you will sit and you will not work. It means that you will have options. Being retired means you may work if you want to. You may want to work on things that you like. You may want to pursue your passion, your hobby. If you like to travel, you can travel. If you like to give back to the society, you may do that. You may join some NGOs. If you really don't want to work for 6 months, you don't work. But then after 6 months, if you want to do something, you can start doing something. So this is the modern meaning of retirement, which means having options, having that freedom of deciding what to work, when to work, how long to work for, what kind of money do I need to target, and all that, without having this compulsion that I need to make money to survive. And then financial independence is, उसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि if at some point in time our passive income is enough to pay for our usual lifestyle expenses. If we have reached that stage, then we can pretty much say that we are financially independent. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ, अगर इसको थोड़ा नंबर्स में करें, तो जैसे आपने बोला कि पैसिव इनकम इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ लाइक योर एक्सपेंसेस, तो इन टर्म्स ऑफ एनी नंबर देयर वी कैन पुट एनी नंबर, लाइक जितना मैं समझता हूँ, जितना इधर उधर मैंने देखा, तो समटाइम्स पीपल से दैट 25x ऑफ योर लाइक आपका वो होना चाहिए, 4x का विड्रॉल रेट होना चाहिए. क्या इस ये नंबर्स में हमें बिलीव करना चाहिए? लाइक 4% विड्रॉल रेट की, जितना भी आपका टोटल कॉर्पस है, 4% यू कैन टेक ऑन अ ईयरली बेसिस एंड मीट दोस एक्सपेंसेस, या फिर आपका जितना साल का खर्चा है उसका 25x, तो वन ऑफ द सेम थिंग ही हो जाता है. क्या ये सब नंबर्स पे भी मतलब एक इंसान को ध्यान देना चाहिए? Cool. So actually, when we talk about personal finance, this is personal finance for a very logical reason that this is personal, first of all. सो ये जो विड्रॉल रेट ऑफ 4% है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो इन्वेस्टर है, जो इंडिविजुअल है, वो डिसाइड करेगा. Some people may find comfort in having a 2% withdrawal rate. They want to play like really really safe. Some people may say, no, I think 5 to 6% of withdrawal rate should work for me. And then it also depends on a lot of other variables, where you are in your financial journey, at what age you are at. Do you have, what kind of responsibilities do you have? Do you still have your parents dependent on you? Do you have your kids still studying and all that? So एक यही withdrawal rate for a 35-year-old, somebody who's trying to work around if he is financially independent now or not, and the same number for somebody who's retired, who doesn't have any financial ऑब्लिगेशन इज टू पेरेंट्स. बच्चों की शादी वादी हो गई, वो सेटल हो गए, पेरेंट्स वगैरह सेटल्ड हैं, मेरे पास 4-5 तरह की पैसिव इनकम्स एंड ऑल दैट. तो ये जो 4% का नंबर है, ये बेसिकली ट्वीक हो जाता है बेस्ड ऑन एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर एट. But from my perspective, a withdrawal rate close to 4% plus minus 1% is a decent figure, wherein you can start calculating the kind of corpus that you need to target for. So it will not give you an exact number, but it will help you with a range wherein you need to be at before you start planning for your retired life or whatever you call it. So 4% plus minus 1% based on where you are in life and what kind of financial responsibilities you have. The more responsibilities you have, you need to be a little more conservative in nature and target for a lesser withdrawal rate. Or अगर कोई responsibility नहीं है, you are pretty much settled in your life, then you can also target for not 4 but 5 or 6% of withdrawal rate. So that really depends as to where you are in what stage of life you are at. ओके, दिस कम्स टू लाइक माय सेकंड क्वेश्चन. वो यही था जो मैंने अभी आपसे पूछा, जो सेकंड वाला पार्ट था
of a 25x corpus. तो क्वेश्चन कई बार एक मतलब इट विल डिपेंड ऑन अ एज ऑफ अ इन्वेस्टर, वो 25 का है 30 का है, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन हर एक के दिमाग में रहता है कि बेसिकली हाउ टू डिसाइड माय रिटायरमेंट कॉर्पस, वो कैसे डिसाइड करेगा? तो जनरल जितना हमने सुना है था कि 25x, वो क्या सही है, या उसको फॉलो So करना I चाहिए या think कुछ और बेटर होगा? cool. So I think rather than talking about a basic number, let me give you a calculation, a rough calculation that will help people to, pretty much calculate what kind of corpus can they target for. So I can take you to, whiteboard and show you that. What? I just hold it. I guess it is live now. Yeah, I think it's visible. Cool. So एक बहुत ही simple सा example लेने की कोशिश करेंगे so that it does not get complicated. So let's take uh, some a friend named Himanshu, right? So now this guy is, let's say, 30-year-old, and he is having a salary of 1 lakh per month, and his monthly expenses are, let's say, 60,000 a month, which means that eventually he'll be able to save 40,000 and invest 40,000, right? Right. नाउ अब ये जो 40,000 है, इसको किस तरह से एलोकेट करना है, उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग का भी ख्याल रखा जाएगा, बट इवेंचुअली यू वुड वांट टू टारगेट ऑन अ नंबर कि वो नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे कितने साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और किस तरह का रिस्क प्रोफाइल रखते हुए मुझे किस तरह का रिटर्न प्रोफाइल टारगेट करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ वी विल फाइनली बी एबल टू see what kind of asset allocation do we need to have in our portfolio. Do we need to have more equity, or is it okay to have less equity because our target is not so big considering our investment amounts? So let's take if Himanshu wants to continue the same lifestyle and plan for retirement. So इसको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बोलें कि आज की डेट में अगर हिमांशु को रिटायर होना हो और वो ये चाहता हो कि मेरा करंट लाइफस्टाइल में सस्टेन कर पाऊं, सो ही वुड नीड एन इनकम ऑफ 60,000 per month, Correct. which should be passive in nature, for which he Correct. need not to work in order to be qualified in that fire category, right? Cool. So 60,000 monthly is equal to approximately 7 lakhs per year. I'm rounding off the numbers for the simplicity of calculation. So इसका मतलब अगर 7 लाख रुपए साल का आए, तो हिमांशु जी अपनी लाइफ को सेम तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये 7 लाख रुपए की इनकम आने के लिए मेरे पास कितना कॉर्पस होना चाहिए, राइट? सो लेट्स से if I have 100 rupee of corpus and I am okay with a withdrawal rate of 5%, which means I will have 5 rupee per year throughout the life, considering my portfolio returns are more than 5%. Correct. And 100%. here what we try to do is we also try to take inflation also in calculation, which we may want to continue in the next video, taking a very comprehensive example. But for the simplicity of the calculation, I am not taking inflation as of now. Okay. I am considering all these numbers are inflation adjusted already, right? So let's say if my portfolio can give me an inflation adjusted returns of 7 to 8%, I would like to take a withdrawal rate which is 50% of that, right? ठीक है. Which comes out to be 3 to 4%. Correct. So what will I do to arrive at the final amount, the amount of corpus that I need
to have 7 lakhs per year of income which is passive in nature is कि मैं इस अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा 3% से. ठीक है. Correct? So let me give you the exact number. It will be around 2 crore something. So the amount that comes around is to be 2.3 crores, Right. which means Himanshu needs to have a corpus of 2.3 crore from which he would need a withdrawal rate of approximately 3% to have 7 lakhs per year passive income that would help him to maintain the same lifestyle that he has today. And I'm considering all these calculations are inflation adjusted. So this Correct. is a broader method wherein you try to find out what kind of corpus do I need to target for. And then your exercise of building the portfolio, because now if you look at the screen, you need to build this portfolio via this, or I would say if I do this minus my expenses, my net investment comes out to be 40,000 a month. So it means I need to invest this in a way to reach this. Correct. And this is where my portfolio comes in picture. And then we decide, we try to add 1, then 2, and then 3, and that's how we decide कि इसमें कितना 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 allocation मुझे देना है. राइट है. तो इट विल बी लाइक, इससे तो अपने को एग्जांपल से यही समझ में आ रहा है कि इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर. ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो 25x वाला जो एक स्टैंडर्ड रूल, आई थिंक दैट डजंट अप्लाई टू एवरीबॉडी. That does not really apply because अगर आप देखो तो इस बंदे की जो इनकम है इट्स अप्रोक्सीमेटली 12 लाख, राइट. बट आप ये देखिए अगर इसके खर्चे ज्यादा होते और इन्वेस्टमेंट कम होता तो आपका ये नंबर चेंज हो जाता. राइट 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 राइट. इवेंचुअली अगर इसके खर्चे कम होते और इसका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ज्यादा होता तो ये नंबर पे फर्क पड़ता. राइट. तो और दूसरा खर्चे भी इन्फ्लेशनरी है ना. आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन जाएगी तो एब्सोल्युटली वो भी बढ़ते जाएंगे. सो आई एम ट्राइंग टू कंसीडर कि जितने जितने मेरे खर्चे, लेट्स से 6% का इन्फ्लेशन है, 6% के हिसाब से मेरे खर्चे बढ़ते हैं तो मैं अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लेता हूँ. अगर मेरा पोर्टफोलियो मेरे को 12% का रिटर्न देता है तो मैं मान के चलता हूँ इन्फ्लेशन एडजस्टेड सिर्फ 6% के रिटर्न आ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. Right. And then if I actually meet this guy Himanshu, I would recommend him to target for at least 3 to 3.5 crore to be on a safer side. राइट राइट. थोड़ा सा सेफर साइड हो गया. Absolutely, yes. राइट. एंड यहीं से थोड़ा इसमें और आगे चलते हैं तो अपने को ये समझ में आ गया कि व्हाट शुड बी द रिटायरमेंट कॉर्पस. अब वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है बट मोटा मोटा ये इस एग्जांपल से हमें समझ में आ गया. अब जिसके जैसे खर्च होंगे वो वैसे कैलकुलेट कर पाएगा. Yes. एक बार मैं इस डिसीजन पे आ गया कि मेरे को कितना कॉर्पस चाहिए. अब वो 2 करोड़ था, 3 करोड़ था, 5 करोड़ था, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होगा. अब इसके लिए जो मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है तो वो मैं किस तरीके से डिजाइन करूं इसके अंदर. Cool. So portfolio banana is a very comprehensive exercise, and I'll give you a little bit of insight into this. So when we sit with a client and try to discuss what kind of a portfolio do we need to design for the client, we actually try to talk to the client and see what kind of
the current situation he is in, and which is very, very important, right? So you can't just design a portfolio for somebody who's 35-year-old, इतना कमाता है, इतना खर्चा है, इतना amount आ गया, and बस portfolio design कर दो. नहीं, ऐसे नहीं होता. Because there are so many variables, right? So I'll give you two example. There is, let's say Himanshu example ले लेते हैं. Himanshu is 30-year-old. 1 लाख रुपए पर महीना कमाते हैं, 60,000 का खर्चा है, 40,000 रुपए बचा पाते हैं जो ये इन्वेस्ट करते हैं. And let's say his parents are not dependent on him. He's a single guy, no financial liability as of now, and living a very chilled out life, right? But let's say take another example of Suresh, right? Same 30-year-old guy, 1 lakh income, expenses of let's say 60,000 approximately. But let's say his parents are also dependent on him. Suresh is also married. Suresh also have 2 kids. So you see, suddenly the dynamics change completely. Correct. Now, do you believe we need to design the same portfolio for Himanshu as well as Suresh? No. नहीं, वो तो completely different होगा क्योंकि circumstances ही different है. Absolutely. So first of all, we try to see what kind of the situation that the client is in at this point in time. He is married or not. If married, तो spouse is earning also or not. Kids, किस तरह का खर्चा है, किस तरह के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, करंटली कोई लोन है या नहीं, कोई ईएमआई चल रही है नहीं, कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है या नहीं. एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा एक्सपीरियंस है या बुरा एक्सपीरियंस है. सो वी ट्राई टू सी all these variables and then try to zero in on what kind of a portfolio will suit the personality and situation of the client, right? So for the simplicity of this explanation, I will try to give you 2 examples so that लोगों को एक fair idea लगे कि 2 अलग-अलग तरह के situation लेते हैं और 2 अलग-अलग तरह के situation में देखते हैं कि किस तरह का portfolio design किया जा सकता है मोटा-मोटी, right? So let's go here, and I would try to divide the screen in 2 parts now. यहाँ मैं लेता हूँ, let's say हिमांशु एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं एग्जांपल सुरेश का. सॉरी गाइस, माय राइटिंग इज जस्ट लाइक दिस बचपन से. No issues. मेरे तो समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है, कूल. तो इनकम थी 1 लाख, एक्सपेंसेस थे 60K, सो इन्वेस्टेबल हो गया 40K पर मंथ, राइट? सेम इनकम ले लेते हैं, इनकम 1 लाख, expenses 60K and investable 40K, right? Now in the real scenario, the expenses of Suresh will be much higher than Himanshu because he is also married and he is also having 2 kids and his parents are also dependent on him. हिमांशु के केस में पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, हिमांशु के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है उनका. ही इज आल्सो नॉट मैरिड, ही मैरिड नहीं है तो बच्चे भी नहीं होंगे ऑब्वियसली, आई एम अज्यूमिंग. And but let's say he likes to live life lavishly and uske expenses hain, right? So let's say if I talk to both of these, I would usually recommend, so first of all हम लोग एक risk profile assign करते हैं किसी भी client को जब हम profiling करते हैं. तो I would like to so हमारी मेजरली 3 तरह की risk profile होती है, conservative, moderate and aggressive. Since both of them are 30-year-old, Suresh B or Himanshu B, I would not recommend a conservative profile to any of these, but I would like to assign a risk profile of aggressive to Himanshu and a risk profile of moderate to Suresh, right? ठीक है. Now if you look at it, why did I do that? I am trying to stick to the current situation of these 2 clients, and mind you all these situations may change in future because हो सकता है कल को हिमांशु की शादी हो जाए, right? और उसकी spouse is not earning,
and then their total expenses go through the roof. Total expenses become, let's say, 90,000, and he's investing only 10,000 a month, right? And suddenly they also want to have a house, Mm-hmm. and then हिमांशु की सैलरी बढ़ी 1 लाख से 1.5 लाख हुई, but then at the same time they bought a house जिसकी EMI 40,000 आ गई. So the Correct. situation is changing, right? उस केस में we would try to take down the risk profiling of the portfolio. We would try to maneuver the portfolio from aggressive risk profiling to conservative risk profiling, or probably moderate, right? So ये जो risk profiling मैं अभी कर रहा हूँ ये permanent नहीं है. This would keep changing with time. Similarly for Suresh, if Suresh की spouse starts working, right? And Suresh does very good job at his company जहाँ पे भी ये काम करते हैं, and he gets very decent hikes, and इनकी income बढ़ जाती है and all that stuff, and suddenly his income goes from 1 lakh to probably 4 lakhs a month in a span of 2 years. Then probably I would start taking his portfolio from moderate to aggressive, right? So now, for the sake of this example, अगर हिमांशु की रिस्क प्रोफाइल अभी अग्रेसिव है, तो इनका जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से वो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 90:10. 90 is equity and 10 is probably debt and gold. For Suresh, the asset allocation should be, in my opinion, 60:40. 60 should be equity and 40 should be debt and gold. If we try to dive in further in both these cases, I would try to go a little more aggressive towards the equity allocation of Himanshu, and we would try to further break it down it into 40, 30, and 20. 40 would be large cap, 30 would be mid cap, and 20 would be small cap. In case of Suresh, I would like to stick more to large cap. So what we try to do is we would try to give 40 to large and 20 to mid and 0 to small. There will be no small cap allocation for Suresh's portfolio at this point in time. And then we'll keep reviewing this portfolio over and over and over again. Probably usually we review portfolios quarterly or half yearly, and we try to keep connecting with the client, try to see how the situation is changing. Are we on the right path? Is there any variable that has changed over a period of time? And that's how we keep maneuvering and keep adjusting the asset allocation or the scheme allocation of the portfolio. But this example will give you a broader idea into the thought process of what goes into while we design a portfolio of a client. करेक्ट. आई थिंक इससे काफी डीप अपने को अंडरस्टैंडिंग हुई, और जो भी देख रहा है या समझने की कोशिश कर रहा होगा, तो एसेट एलोकेशन का भी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि बेसिकली किस तरीके से वो डायनेमिक रहेगा, बजाय कि आप सिर्फ एक बार डिसाइड कर लें और फिर उसी पे ही स्टिक ऑन रहे. ऐसा नहीं होगा. विद टाइम आपको उसमें थोड़ा सा डायनेमिक बनना पड़ेगा और चेंज होता रहेगा वो. Right. इसके बाद जैसे इसी के नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं. हमने पहले समझा कि बेसिकली कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए, किस तरीके से डिजाइन करना है, वो भी हमने समझा. अब थोड़ा सा लास्ट पार्ट पे चलते हैं बेसिकली इस एपिसोड के, कि इसमें से विड्रॉल की बारी आती है तो बेसिकली मोस्ट ऑफ दी पीपल रिकमेंड एसडब्ल्यूपीस, राइट? तो वो किस तरीके से हम, क्या वही सही है या फिर कुछ और भी इसमें हम लगा सकते हैं कि डिविडेंड की तरफ हमें जाना चाहिए? तो विच इज द बेस्ट मेथड टू टेक विड्रॉल रेट कीपिंग इन माइंड टैक्सेशंस एज वेल एज, और भी अगर और कुछ और चीज भी हमें सोचनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, तो वो भी जरूर बताएं. Cool. So आई थिंक SWP प्लान करने में टैक्सेशन से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो श्योरिटी ऑफ द विड्रॉल्स हैं वो इंटैक्ट रहने चाहिए, एंड दोज शुड बी एज दो शुड हैव as low correlation to market as possible. And I would try to expand on this, what I'm trying to say. So let's say हम लोग ना अभी इसी
पोर्टफोलियो का एग्जांपल ले लेते हैं. So, in case of Himanshu, if we are trying to maintain this portfolio, right? And let's say Himanshu wishes to retire today, and he says, I want to plan for SWPs. Now, if we try to plan for SWP from all these funds, thoda isse, thoda isse, thoda isse, thoda isse, then the Okay. surety of the withdrawals are not that high quality, and I'll tell you why. What if 6 months down the line, market starts tanking because of some reason, and the values of all these equity allocations have fallen down by 40-50%. And at that point in time, taking withdrawals from here is something that nobody would recommend, right? Correct. So what we will do, we usually try to plan for SWPs at least 4 to 5 years in advance. So let's say the client wishes to, let's say, practically retire by the age of 50. We would start planning for SWPs from the age of 45 itself. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली 3 से 5 साल की SWP amounts we keep in form of debt allocation in the portfolio, which Okay. means I would start decreasing the equity and increasing the debt and gold in the portfolio as close as I get to the SWP time, so that at any given point in time, if market crashes or there is some untimely correction or there is some deep correction, भाई ये market है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में मेरे SWP 3 से 5 साल के इंटैक्ट हैं in form of debt and gold, and I don't need to touch my equity allocations to support my SWP. और हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 से 5 साल में यूजुअली द मार्केट कैन रिकवर फ्रॉम वॉट एवर द प्रॉब्लम वाज देयर, राइट? अब जहां तक बात आती है एसडब्ल्यूपी के रेट की, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड. अगर आप टैक्सेशन की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से डिविडेंड इज नॉट वेरी टैक्स एफिशिएंट. सो आपको अपने म्यूचुअल फंड से अगर आप एसडब्ल्यूपी प्लान करते हैं तो उसमें आपको टैक्स से दैट्स मच बेटर इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग देन प्लानिंग फॉर डिविडेंड्स. दूसरी चीज, पीपल हु हैव स्टॉक पोर्टफोलियोज, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा. पीपल यूजुअली से के वी हैव स्टॉक पोर्टफोलियो, वहां से हमें इतना डिविडेंड आ जाएगा एंड ऑल दैट. बट if you have a really huge portfolio, then it's fine because the kind of dividend that you will get from there is more than enough, I'm assuming so. But let's say if you are just there, तो डिविडेंड की भी कोई श्योरिटी नहीं है. देयर आर टाइम्स वेयर इन बड़ी बड़ी कंपनी बोलती है अब हम 2 क्वार्टर से डिविडेंड नहीं देंगे, वी आर ट्राइंग टू डू सम केपेक्स. हाँ, तो मार्केट कंडीशन पे, मार्केट अगर मार्केट मतलब कंडीशन के अच्छा ऊपर नहीं चलेगा तो हो सकता है डिविडेंड्स भी ना मिले. एब्सोल्युटली. लेट्स से आपका एसडब्ल्यूपी अमाउंट है साल का 20 लाख, इस साल आपके पास 40 लाख डिविडेंड आ गया, तो 20 लाख आपने फालतू में निकाला और उसके ऊपर टैक्स भी दिया. और लेट्स राइट. से इस साल, अगले साल आपको 20 लाख की जरूरत थी बट डिविडेंड आया सिर्फ 15 लाख. सो म्यूचुअल फंड्स में एसडब्ल्यूपी प्लान करना रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है बिकॉज यू कैन एग्जैक्टली प्लान योर एसडब्ल्यूपी टू द डेसिमल पॉइंट. आपको जितना पैसा चाहिए एग्जैक्ट उतना आपके अकाउंट में ऑन द डेट ऑफ योर चूजिंग विल बी देयर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. So from an करेक्ट. SWP perspective, I think mutual funds is a much better way of planning the SWPs. Even we have clients who have their stock portfolios, good holding. But जब SWP की बात आती है तो we try to keep booking profits from the stock portfolio, parking it in the debt portion of the mutual funds and planning for SWPs from there. राइट. स्टॉक पोर्टफोलियो से भी एक एसडब्ल्यूपी जैसी इनकम प्लान करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. एंड व्हेन इट कम्स टू एसडब्ल्यूपी, आई एम अज्यूमिंग द क्लाइंट इज probably in his old age. So let's say if there is a client who is in his 70s, 70 साल की उम्र में ना कोई बंदा इतना टेंशन लेना चाहेगा नहीं कि मेरी एसडब्ल्यूपी राइट. नहीं आई, मार्केट गिर गई, ऐसा हो गया. नहीं 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 यार, उस टाइम पे इवेंचुअली यू मेक मनी टू बी हैप्पी, टू बी एट पीस, राइट? ऐसा नहीं है कि 70 साल की उम्र में टेंशन हो गई है, मार्केट गिर गई है, एसडब्ल्यूपी अब छोड़ो छोड़ो खर्चा नहीं आएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए. तो करेक्ट. so this will give you a kind of understanding as to we need to plan in advance for SWP. And then जो भी SWP है 3 से 5 साल का कंसिडरेबली वो डेट में रहे, so that अपने को वो टेंशन ना हो in case of any market correction. Correct, correct. So I guess most of the point we have discussed, and
फॉर अ 0 to 1 वाला रिटायरमेंट वाला प्लानिंग अगर देखेंगे, कोई 0 पे है और अगर ही इज थिंकिंग अबाउट रिटायरमेंट आफ्टर लाइक 20-25 years or 30 years, तो आई थिंक इट्स अ गुड all 3-4 points he should keep in mind, and we'll keep doing 2-3 more sessions on this, on retirement planning, जहाँ पे थोड़ा सा हम डीप और जाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो काफी बार इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो फॉर द ऑडियंस पर्पस, लाइक हम इसमें 2-3 एपिसोड बना के चलेंगे आने वाले टाइम में, जिसमें आपको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके किस तरीके से इसको कर सकते हैं वो भी समझेंगे। एंड फॉर दिस पॉडकास्ट, दिस इज द last thing we want to discuss, and thank you Rahul ji for joining us, and we'll keep doing the 2 more episodes of this. Generally I think 2 में हो जाएगा, and let's see how things pan out. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much guys, and if you have any queries, you can put it in the comment section. We read all the comments very aggressively, so जिसको भी अगर कुछ पूछना है तो comment section में जरूर डालें. We can reply on that also. Thank you so much. Thank you.